हेलो स्टूडेंट, लक्ष्य ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में दोबारा से फिर आपका स्वागत है। और कक्षा 10 के विज्ञान की हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट हमने आपको जो पढ़ाया था वो हमारे पास प्रकाश का परावर्तन था। आज हम आपको उसी से रिलेटेड प्रतिबिंब हमने बताया, प्रकाश के परावर्तन नियम आपको समझाए थे। आज हम आपको दर्पण के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप सब बच्चे हम लोगों से जुड़े, हमारे चैनल पर जुड़िए। आप लोग फेसबुक पर भी हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले हमने जो लास्ट टाइम हमने प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा था, और प्रतिबिंब दो प्रकार के हमने पढ़े थे, एक आभासी प्रतिबिंब और एक वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब के बारे में हमने आपसे बताया था कि जहां जो हमारे पास परावर्तक तल होता है, जो पृष्ठ होता है, किरणों को फैलाता है, जो किरणों को फैला देता है। जब किरणें फैल जाती है तो किरणें आगे जाकर के कहीं भी नहीं मिलती। उन किरणों को पीछे हटाने पर जिस बिंदु पर मिलती है वहां पर हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं जो दूसरी और जो किरणों को, जो दर्पण किरणों को एक बिंदु पर फोकस कर देता है, एक बिंदु पर जोड़ देता है, वहां पर हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। जैसे हम फोटो खींचते हैं, उसका जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, उल्टा बनता है, लेकिन हमें वो स्पष्ट दिखाई देता है। तो आज हम बात करेंगे दर्पण की। इसकी बात करेंगे बच्चों, दर्पण की। तो हेडिंग डाल लीजिए सभी बच्चे, दर्पण। हेडिंग डाल लीजिए दर्पण। और दर्पण में आप लिखिए इसमें कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए, कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए तथा उसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक की भांति कार्य करने लगे, दर्पण कहलाता है। तो दर्पण हमारे पास है, कोई भी हमारे पास चिकना पृष्ठ है, और उस चिकने पृष्ठ, मान लीजिए हमने कहा कि ये चिकना पृष्ठ है। ये चिकना पृष्ठ समतल भी हो सकता है, गोलीय भी हो सकता है। तो इस चिकने पृष्ठ पर यदि एक और पॉलिश कर दी जाए, एक और इस पर पॉलिश कर दी जाए, तो जो हमारे पास परावर्तक पृष्ठ होगा भी ये परावर्तक पृष्ठ होगा, ठीक है ना। तो एक और पॉलिश कर दी जाए, यदि किसी चिकने तल पर एक और पॉलिश कर दी जाए तो उसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक की भांति कार्य करने लगता है, जिसे दर्पण कहते हैं। अब नीचे लिखेंगे इसमें, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो दर्पण हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। और दर्पण दो प्रकार के, नंबर 1 लिखेंगे समतल दर्पण। नंबर 1 समतल दर्पण। तो पहले समतल दर्पण को ही हेडिंग बनाएंगे, नंबर 1 समतल दर्पण। अब समतल दर्पण क्या है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल होता है, उसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। तो समतल दर्पण में लिखा गया है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन मत लिखना, परावर्तक पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसी से परावर्तन होता है। और परावर्तन आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो समतल दर्पण पता चल गया, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसको समतल दर्पण कहा जाता है। जैसे हमारे घर में शीशा, जो हमारे पास शीशा होता है वो क्या है, समतल दर्पण है। नंबर 2 करके हेडिंग बनाएंगे सभी बच्चे, गोलीय दर्पण।
गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण से आप सीधी सी बात कह सकते हैं, गोलीय दर्पण से ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। तो लिखेंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो ये दो बात समझ में आ गई। दर्पण पता चल गया सभी बच्चों को। दर्पण क्या होता है? दर्पण हमारे पास होता है कि यदि एक पृष्ठ, कोई भी चिकना पृष्ठ हो, उसके एक और पॉलिश कर दी जाए तो दूसरा जो पृष्ठ होता है वो परावर्तक की भांति कार्य, यानी कि दर्पण की भांति कार्य करने लगता है। और जो हमारे पास दर्पण होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में तो जहां से परावर्तन होता है उसको परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, जहां से परावर्तन होता है उसको परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। और यदि ये परावर्तक पृष्ठ समतल होगा तो वो समतल दर्पण होगा, और यदि ये परावर्तक पृष्ठ गोलीय होगा तो वो गोलीय दर्पण होगा। बात समझिए ना इतनी। अब नीचे हेडिंग डालेंगे, नीचे लिखेंगे इसमें गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण कैसे बनता है हम पूरी बात आपको बताएंगे। गोलीय दर्पण हमारे पास ये कोई गोलीय पृष्ठ है, ये कोई गोलीय पृष्ठ है, एक ये हमारे पास गोलीय पृष्ठ, एक ये दो, क्योंकि हमारे पास जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहले समझ लीजिए। अब दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से कैसे होते हैं ये समझना। यदि हम क्या करें, इसके उभरे हुए पृष्ठ पर, बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश कर दें, ये मैंने जो आपसे किए ये हमने पॉलिश कर दी इसके बाहरी पृष्ठ पर, और यदि हम इसके दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दें, तो यदि जहां पर आंतरिक पृष्ठ पर पॉलिश होगी, एक तो इस प्रकार का गोलीय दर्पण होगा, एक जिसके बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश होगी, एक इस प्रकार का गोलीय दर्पण होगा। तो पहले आप गोलीय दर्पण में लिखिए। गोलीय दर्पण में सीधी बात बताई कि गोलीय दर्पण वो होता है इसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। लेकिन गोलीय दर्पण बनता कैसे है, आप इसके बारे में लिखिए। लिखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है। नई लाइन से लिखेंगे, यानी खोखले गोले को काट करके बनाया जाता है। तो नई लाइन से लिखेंगे खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है। तो नई लाइन से लिखेंगे खोखले गोले के एक पृष्ठ पर, खोखले गोले के एक पृष्ठ पर, खोखले गोले के एक पृष्ठ पर चांदी या पारे, चांदी या पारे का लेप करके, चांदी या पारे का लेप करके, सबसे पहले चांदी या पारे का लेप करके उस पर लाल रंग का, उस पर लाल रंग का आयरन, लाल रंग का आयरन ऑक्साइड
लाल रंग का आयरन ऑक्साइड, लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, जिस कारण हमें दर्पण प्राप्त होता है, जिस कारण हमें गोलीय दर्पण प्राप्त होता है। बात समझिए ना। तो हमारे पास क्या है, अब लाल रंग का ही पेंट क्यों किया, क्योंकि लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये बातें हम आगे करेंगे। तो हमें गोलीय दर्पण का पता चला है, समतल दर्पण का पता चला है। अगर आपसे खाली समतल दर्पण गोलीय दर्पण पूछा है तो आप लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण उसको कहते हैं जिसका, गोलीय दर्पण उसको कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि ये बनता कैसे है गोलीय दर्पण, तो आपको रखना है कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले से बनता है। किससे बनता है, कांच के खोखले गोले से बनता है। ये हमारे पास कांच का गोला है, कांच का खोखला गोला, और कांच के खोखले गोले पर चांदी का या फिर पारे का लेप करके उसके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का पेंट करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो गोलीय दर्पण प्राप्त होता है। ठीक है, इतनी बात सब बच्चे समझ गए, इसको नोट कर ले सब बच्चे। अब नई लाइन से लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण, और नंबर पहले उत्तल दर्पण में लिखते हैं क्या, जो हमारे पास ये खोखला गोला है, ये हमारे पास खोखला गोला है। इस खोखले गोले के दबे हुए भाग पर, दबे हुए यानी कि अंदर के भाग पर यदि पॉलिश कर दी जाए, अंदर के भाग पर यदि पॉलिश कर दी जाए तो हमारे पास क्या बनता है, उत्तल दर्पण बनता है, उत्तल दर्पण। बात इतनी समझ में आई कि यदि हमारे पास दबे हुए भाग पर, जो खोखले गोले का आंतरिक भाग होता है, उस पर पॉलिश कर दी जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें उत्तल दर्पण प्राप्त होता है। तो इसमें लिखेंगे, यही बात लिखनी है, इस चित्र को बनाएंगे और चित्र को बनाने के बाद हम इसमें लिखेंगे, चित्र को बनाएं और इसके अंदर लिखें, यदि खोखले गोले के, यदि खोखले गोले के दबे हुए भाग पर, दबे हुए भाग पर पॉलिश, दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है या की जाती है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब नेक्स्ट नंबर 2, उत्तल के बाद आता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, नंबर 2 अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसा होगा, आप चित्र से समझिए, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए, उभरे मतलब बाहरी भाग पर, जिसके बाहरी भाग पर पॉलिश होती है, जिसके बाहरी भाग पर पॉलिश होती है। तो अवतल दर्पण में लिखेंगे, ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे भाग पर पॉलिश होती है, उभरे भाग पर पॉलिश होती है, उत्तल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ये हमारे पास दर्पण क्या है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण।
और गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल दर्पण, नंबर 2 अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण वो होता है जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है, और अवतल दर्पण वो होता है जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है। इसकी आगे घटनाएं बहुत सारी पढ़ेंगे हम। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं। अब हम कुछ घटनाएं आपको बताएंगे दर्पण से रिलेटेड। आप हेडिंग डाल लीजिए, गोलीय दर्पण की कुछ प्यारी सी परिभाषा। गोलीय दर्पण की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, तो आपको ये परिभाषाएं समझनी है, सिर्फ समझनी है। और समझनी कैसे है, अब आप ध्यान से समझिए। ये हमारे पास गोलीय दर्पण है, ये खोखला गोला है, इससे हम बहुत सारे दर्पण बना सकते हैं। हम एक दर्पण की जो बात करेंगे वही सारे दर्पण, दोनों दर्पण की वैसी ही बातें होती हैं। तो एक दर्पण हमने बनाया, सब बच्चे ध्यान से देखें। ये दर्पण कौन सा दर्पण है, बोलो, ये दर्पण कौन सा दर्पण है? ये दर्पण हमारे पास है उभरे हुए भाग पर, तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब एक चीज देखो, ये खोखला गोला है। जब खोखला गोला है तो इसका केंद्र होगा, इसका केंद्र होगा। जो केंद्र होता है सेंटर, यानी कि उसको सी से लिखा जाता है। और जो सेंटर हमारे पास सी है, नंबर 1 बात, जो सेंटर हमारे पास सी है, जो केंद्र हमारे पास सी है, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी कि सी से प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई आपसे पूछ ले कि दर्पण का केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, तो जो खोखले गोले का केंद्र होता है उसे ही वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद अब ये जो हमारे पास लाइन खींची गई है, ये जो हमारे पास लाइन खींची है नंबर 2, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष भी कहां से होकर जाती है, अभी स्पष्ट करते हैं। पहले नंबर 3 देखो, जो हमारे पास ये मध्य बिंदु होता है इस परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ किसको बोलते हैं? जिस पर पॉलिश होती है। परावर्तक पृष्ठ किसको बोलते हैं? जिस पर पॉलिश होती है। पॉलिश का जो मध्य बिंदु होता है इसको ध्रुव कहते हैं, डाइपोल, यानी कि पी से प्रदर्शित करते हैं इसको। किससे? पी से। तो तीसरे नंबर पर हमारे पास ध्रुव, यानी कि इसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं। और कोई पूछ रहे मुख्य अक्ष क्या है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, या इनसे होकर जाने, दोनों से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हमारे पास वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष और ध्रुव की बात है। ये बात समझ में आई। उसके बाद वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच, ये हमारे पास है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। इन दोनों के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। नंबर 4 फोकस बिंदु, फोकस बिंदु। और फोकस बिंदु को F से लिखा जाता है। उसके बाद नंबर 5 हमारे पास होता है द्वारक। द्वारक मतलब द्वारक जो हमारे पास जितना इसका द्वार होता है, द्वार मतलब दरवाजा, जितना इसका आकार होता है उसको द्वारक बोलते हैं। द्वारक को हम M डैश से प्रदर्शित करते हैं। M डैश, ये यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हमारे पास द्वारक है। ये हमारे पास इतना इसका द्वारक है। बात इतनी समझ में आई। अब उसके बाद इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये 5 बातें आप यहाँ से नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद आप अंतिम बात यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग बनाकर नंबर 6। इनके आपको परिभाषा नहीं लिखनी है, ये आपको मैंने समझा दिया क्या हो, दूसरों को आप बता सकते हो। अब नंबर 6 करके लिखेंगे फोकस दूरी,
फोकस दूरी। और फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी याद रखो, सारी की सारी चाहे वक्रता केंद्र की दूरी हो, फोकस की दूरी हो, कहीं भी किसी भी वस्तु की दूरी हो, सारी की सारी दूरियां हमेशा ध्रुव से नापी जाती हैं। तो फोकस दूरी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी। बात समझ में आई? तो फोकस दूरी क्या होगी? तो यहां पर लिखना आपको, देखो फोकस बिंदु, फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को, ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बात कितनी समझ में आई सब बच्चों के? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग डाल लेंगे सभी बच्चे, 7वां पार्ट इसका जो बोर्ड की दृष्टि में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और क्या लिखेंगे? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र व फोकस दूरी में संबंध, दूरी में संबंध, दोनों में क्या संबंध होता है? तो दोनों में जो संबंध है, देखो ये इसका मध्य बिंदु है, ये हमारे पास वक्रता केंद्र, ये इसका मध्य बिंदु। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास वक्रता केंद्र और ये फोकस, तो हम क्या कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र की दूरी, जो फोकस होती है, फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता केंद्र की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता केंद्र की आधी। और वक्रता केंद्र ये हमारे पास वक्रता केंद्र ये क्या है? यहां से यहां तक सब बच्चे बताइए, एक पॉइंट हमने मार्क्स से मिस हो गया, लेकिन आप सब बताए कि ये क्या है? वर्त की ये क्या है? त्रिज्या। वर्त की ये क्या है? त्रिज्या, जिसको हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? कैपिटल आर से प्रदर्शित। तो वक्रता केंद्र नहीं, सॉरी हेडिंग बदल दिया, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध। तो इनके बीच जो संबंध होता है F बराबर R/2, क्योंकि यहां हम लिख सकते हैं R बराबर 2F। बात समझ में आई? यानी कि फोकस जो वक्रता जो त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की 2 गुणी के बराबर होती है, या जो फोकस दूरी होती है ये पूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो नीचे इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे, यहां से आपको बिल्कुल क्लियर सी बात समझ में आ जाएगी। लिखिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की, ये देखो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या मतलब R, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितने गुणी होती है? फोकस दूरी की 2 गुणे के बराबर होती है, 2 गुणे के बराबर होती है। तो बात समझ में आई? 2 गुणे के बराबर होती है। अथवा करके नीचे लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमा इसका बंद कर दे, फिर नीचे लिखेंगे अथवा, और अथवा करके हमारे पास, अथवा करके लिखेंगे फोकस दूरी, अथवा करके नीचे लिखेंगे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये बात आप समझ गए हैं। इन सारी चीजों को आप बार बार, आप लेक्चर को 1 नहीं 2 बार देखें, 2 नहीं 3 बार देखें, जब तक आपके समझ में लेक्चर ना आए, जब तक आप वीडियो को देखते रहे। कोई बात यदि आपकी समझ में ना आए तो नीचे कमेंट्स करें कि सर ये बात हमारे पास नहीं आती, ये बात हमारी समझ में नहीं आई, तो हम उस बात को दोबारा से आपको समझाएंगे। और आप हमारे चैनल पर जुड़ जाए, अपने मित्रों को भी जोड़े, और ऑनलाइन जो हमारे पास जो लक्ष्य ऑनलाइन कोचिंग सेंटर है उस पर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से हर विषय की तैयारी करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों की तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है, ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाए। धन्यवाद।